इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसकी वर्ल्ड वाइड इंपॉर्टेंस क्या थी। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि फ्रांस में क्या क्या इंसिडेंट्स हुए और हमें उन इंसिडेंट्स से क्या सीखने को मिला। So we are starting this chapter with the first topic, that is the event of 14 July 1789। 14 जुलाई 1789 को एक इंसिडेंस हुआ था, एक इवेंट हुआ था जिसे हम कहते हैं आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसका मतलब कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो इस इंसिडेंस के बाद क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। अब पेरिस जो सिटी थी फ्रांस में, वहां पर क्या हुआ था कि जो किंग है उसने अपनी सेना को कहा कि वो सिटीज में जाए। अब ऐसे रूमर्स फैल गए कि लोगों ने ये सोचा, एज्यूम किया कि जो किंग है वो अपनी आर्मी को, अपनी सेना को इसलिए भेज रहा है ताकि वो हमारे सिटी के सिटीजन्स पर फायर कर सके, अटैक कर सके। तो बहुत सारे मैन एंड वुमेन, अप्रोक्स 7000 मैन एंड वुमेन, उन्होंने क्या किया, वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि हम एक क्या बनाएंगे, अपनी मिलिटिया बनाएंगे, मतलब अपना एक संघ बनाएंगे, टुगेदर होंगे। और वो सारे जाकर वहां पर क्या हुए, इकट्ठे हुए। कहां पर इकट्ठे हुए, एक बेस्टाइल फोर्ट में जाकर इकट्ठे हुए। उन्होंने वहां अपनी मीटिंग की और उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने क्या किया कि वहां पर जो फ्रांस में प्रिजन थी, प्रिजन मतलब जो जेल थी, उस पर उन्होंने क्या किया, हमला किया। और जेल में जितने भी प्रिजनर्स थे, कैदी थे, उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया। अब कितने कैदी थे वहां पर, ओनली 7 प्रिजनर्स थे। उन्होंने इसके ऊपर हमला किया और उन प्रिजनर्स को वहां से बाहर निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने उन लोगों ने क्या किया, दे डेमोलिश द फोर्ट्रेस बेस्टाइल, और उन्होंने उस बेस्टाइल फोर्ट को, जो बेस्टाइल फोर्ट क्या माना जाता था, जो लुई 16 का मेन पैलेस माना जाता था, बहुत बड़ा पैलेस था। यहाँ पर उस मोनार्क, मतलब वहाँ पर उस टाइम पर फ्रांस में मोनार्क सिस्टम था, मींस सिर्फ किंग की पावर चलती थी और किंग की पावर के कारण लोग गुस्से में थे। तो उन्होंने उस फोर्ट्रेस बेस्टाइल को भी क्या कर दिया, डेमोलिश कर दिया, मतलब उसको बिल्कुल अच्छी तरह से तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद उन्हें जो पत्थर मिले, उन्होंने उसको क्या कर दिया, मार्केट में सेल कर दिया। और वो सेल उन लोगों को किया जो उसको एक निशानी की तरह रखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने इसको डेमोलिश कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ, पेरिस में क्या होने शुरू हो गए, रायोट्स शुरू होने हो गए, मतलब जगह जगह पूरी कंट्री साइड में क्या होने शुरू हो गए, दंगे शुरू हो गए। लोगों ने क्या किया, आपस में लड़ना शुरू कर दिया। तो ये था हमारा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ। तो अब हम इस टॉपिक के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो जो फर्स्ट है हमारा टॉपिक, दैट इज द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। कि लेट 18th सेंचुरी मतलब ये जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1701 to 1799। इस टाइम पीरियड में जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो कैसी थी। तो इससे पहले हम जो फ्रांस का एट दैट टाइम किंग था, हम उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो इन 1774 लुई 16 जो थे वहां के राजा थे, वो कौन सी फैमिली से थे, बर्बन फैमिली, मतलब उस टाइम की जो रॉयल फैमिली थी, उस फैमिली से कौन थे, लुई 16 थे। एट द एज ऑफ 20 इयर्स में ही वाज मैरिड, उनकी शादी हो गई किससे, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, जो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, जो फ्रांस के साथ ही कंट्री है, दैट इज ऑस्ट्रिया, वहां की प्रिंसेस जिसका नाम था मैरी एंटोनेट, उनसे उनकी क्या हो गई, शादी हो गई। अब अपॉन हिज एक्सेशन he found an empty treasure, उसको क्या मिला वहां पर, जब जैसे जैसे उसकी शादी हो गई, उसके बाद जो वॉर हुआ, उस वॉर से क्या हुआ, वहां पर उसको क्या मिला, एम्प्टी ट्रेजरी, मतलब उसका जो खजाना था वो बिल्कुल क्या हो गया, खाली हो गया। जिसके बारे में हम लेटर ऑन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये खजाना खाली क्यों हुआ, उसके पास एम्प्टी ट्रेजरी क्यों थी। अब हम डिस्कस करेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी लेट 18th सेंचुरी में। तो जो सोसाइटी थी दैट वाज द फ्यूडल सोसाइटी। अब फ्यूडल सोसाइटी क्या होती है, फ्यूडल सोसाइटी में क्या होता है कि बड़ा एक राजा होता है या बहुत लाइक जमींदार होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने अंडर
छोटे लोगों को रखते हैं और अपनी लैंड पर ही उनसे काम करवाते हैं और जितनी इनकम होती है वो भी उनसे क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं एज अ टैक्स। तो उस टाइम पर क्या थी, फ्यूडल सोसाइटी थी। दैट पीरियड वाज कॉल्ड द ओल्ड रेजाइन पीरियड। ये इस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, ओल्ड रेजाइन। ओल्ड रेजाइन का मतलब बिफोर 1789। जो हमने अभी इवेंट पढ़ा 14 जुलाई 1789 से जो पहले का टाइम पीरियड था उसे हम क्या कहते हैं, ओल्ड रेजाइन। अब 1789 के बाद जो पीरियड आया दैट वाज कॉल्ड द न्यू रेजाइन। अब इस फ्यूडल सोसाइटी में क्या था कि जो सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट्स में डिवाइड थी, 3 ग्रुप्स में डिवाइड थी। जो फर्स्ट एस्टेट था दैट वाज कॉल्ड क्लर्जी। अब क्लर्जी कौन होते हैं, क्लर्जी वो पीपल होते हैं जो चर्च के लोग होते हैं, जिनके पास बहुत पावर होती है स्पेशल फंक्शंस की। तो क्लर्जी के जो लोग होते हैं वो चर्च से रिलेटेड होते हैं। सेकेंड जो एस्टेट है दैट इज कॉल्ड नोबिलिटी, मतलब जो रॉयल पीपल होते हैं, नोबल पीपल होते हैं। अब जो फर्स्ट और थर्ड एस्टेट जो है दैट इज कॉल्ड पीजेंट्स। छोटे छोटे जो पीजेंट्स हैं, मर्चेंट्स हैं या लेबरर्स हैं। तो ये सोसाइटी जो है वो 3 एस्टेट्स में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। अब जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट था उनके पास क्या पावर थी, दे एंजॉय द प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ, कि उनके पास जब से वो पैदा हो रहे थे उनके पास राइट्स गिवन थे, उनको जन्म से ही पैदा होते उनको राइट्स मिल जाते थे। और दे हैड द एक्सेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स, कि उनको एग्जैम्प्ट किया जाता था टैक्स पे करने से। तो फर्स्ट और जो सेकंड एस्टेट था उनके पास एक तो बाय बर्थ ही उनको राइट्स मिल जाते थे और उनको टैक्स पे करने से भी एग्जैम्प्ट किया जाता था। लेकिन जो थर्ड एस्टेट था, जो लेबरर्स थे, पीजेंट्स थे या मर्चेंट्स थे, दे वर ओब्लाइज्ड टू पे टैक्सेस, रेंडर सर्विसेज, कि उनको कहा जाता था कि वो टैक्स पे करें अपनी सर्विसेज से। जो ये 2 एस्टेट्स हैं। अब जो टैक्स, अब हम बात करेंगे उनको टैक्स पे करना होता था। तो एट दैट टाइम जो फ्यूडल सोसाइटी थी वहां पर 2 टाइप के टैक्स होते थे। फर्स्ट टाइप ऑफ टैक्स इज कॉल्ड टिथ। टैक्स क्या होता था, टैक्स लिवाइड बाय चर्च, कि ऐसा टैक्स जो कौन लेता था, चर्च लेता था। मतलब जो थर्ड एस्टेट था उनको जो टैक्स देना पड़ता था वो किसको देना पड़ता था, चर्च को। अब जो वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से जितना भी उनको प्रोडक्शन हो रहा है उसका 1/10 पार्ट किसको देंगे, चर्च को देंगे। एंड दैट टैक्स वाज कॉल्ड टैक्स। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट जो टैक्स इज कॉल्ड टेल्स। अब टेल क्या होता है, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। जो भी टैक्स होता था वो 1/10 तो इन्होंने दे दिया चर्च को, एंड जो बाकी का रह गया दैट टैक्स वो डायरेक्टली किसको जाता था, स्टेट को। So I hope you have cleared. Now we will start the reasons for anti-crazy. कि जब लुई 16 जो फ्रांस का राजा था, जब उसकी मैरिज हुई थी तो हमने अभी ये देखा कि जो उसका ट्रेजर था वो क्या था, बिल्कुल खाली था। उसके क्या रीजंस थे, रीजंस ये थे कि लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि जितना लंबा युद्ध चला, जितने लंबे सालों तक युद्ध चला, उससे क्या हुआ, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो क्या हो गए थे, ड्रेन हो गए थे। उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग द एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल। वर्साइल फ्रांस में एक सिटी थी, वहां पर क्या था, एक बहुत बड़ा पैलेस था, बहुत बड़ा पैलेस था। उस पैलेस का जो एक कोर्ट था, मतलब जो बहुत एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट था, उसकी मेंटेनेंस पे भी बहुत ज्यादा खर्चा आता था। तो मेंटेनेंस के लिए जितने भी कॉस्ट लगी वो इनके ट्रेजर से गई, जिससे उनका जो ट्रेजर था वो क्या होने लग गया, एम्प्टी होने लग गया। थर्ड इज अमेरिकन वॉर ऑफ इंटरडिपेंडेंस। उस टाइम पर क्या हो रहा था, अमेरिकन वॉर हो रहा था इंडिपेंडेंस का, और उन दोनों का जो कॉमन एनिमी था, मतलब अमेरिका का और फ्रांस का जो कॉमन एनिमी था वो कौन था, ब्रिटेन था। तो फ्रांस ने
थे वो किस पर स्पेंड होता था, टैक्स पे करने पर। और टैक्स ये नहीं था कि जो फर्स्ट एस्टेट या सेकंड एस्टेट मींस क्लर्जी और नॉबल पीपल पे करते थे। टैक्स किसको पे करना होता था, थर्ड एस्टेट को, जो बहुत लाइक मर्चेंट्स होते थे या वर्कर्स होते थे, लेबरर्स होते थे, पीजेंट्स होते थे, एक्सेट्रा। उसके बाद रेगुलर एक्सपेंसेस भी देखने पड़ते थे। अब इतना बड़ा कोर्ट है, इतना बड़ा पैलेस है, तो उस पैलेस में जो एक्सपेंसेस थे लाइक आर्मी की मेंटेनेंस करना, कोर्ट की मेंटेनेंस देखना, गवर्नमेंट ऑफिसेस को देखना या यूनिवर्सिटीज को देखना, तो इनको देखने के लिए, इनकी मेंटेनेंस के लिए काफी सारे खर्चे जो थे वो रेगुलरली थे। उसके बाद जो टैक्स था दैट वाज पेड ओनली बाय थर्ड एस्टेट। अभी मैंने आपको बताया कि जो टैक्स पे किया जाता था वो ओनली एंड ओनली कौन पे करता था, थर्ड एस्टेट ही पे करता था, जो लेबरर्स थे, वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, एक्सेट्रा। अब किंग जो राजा था उसको फोर्स किया जाता था टू इंक्रीज द टैक्स, कि वो टैक्स को बढ़ाता जाए। सो दीज वर द रीजंस जिसके थ्रू जो लुइस 16 था वो उसके पास क्या था, एम्पैथी ट्रेजरी था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द स्ट्रगल टू द सर्वाइव। स्ट्रगल टू सर्वाइव को ये हमारे बुक में टॉपिक का नेम है स्ट्रगल टू सर्वाइव। इसे हम और भी क्या कह सकते हैं, सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर जो एक लिविंग बीइंग है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी जो कंडीशंस होती हैं वो भी क्या होती है, इंडेंजर। मतलब उसकी जो लिविंग कंडीशंस भी हैं वो क्या हो जाती है, खतरे में आ जाती है, उसका रहना भी खतरे में आ जाता है। अब ये सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है हम इसके बारे में रीड आउट करेंगे। तो फ्रांस में इन 1715 में जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, 23 मिलियन थी, जो 1789 में कितनी बढ़ गई, 28 मिलियन। सीधा 5 मिलियन पॉपुलेशन क्या हो गई, एकदम से बढ़ गई। तो जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ी उससे क्या हुआ, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। अब लोग बढ़े तो जो फूड ग्रेन्स है उनकी भी डिमांड क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन हो रहा था वो डिमांड के साथ कंपैटिबल नहीं था। मतलब इन द सेंस कि जितना प्रोडक्शन हो रहा था, डिमांड ज्यादा थी लेकिन प्रोडक्शन क्या था, कम था। लोग ज्यादा थे लेकिन प्रोडक्शन क्या हो रहा था, कम हो रहा था। इससे क्या हुआ कि जो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। अब फूड ग्रेन्स की भी अब सीधी सी बात है कि डिमांड ज्यादा हो रही है तो जो फूड ग्रेन्स है उनके प्राइस में भी क्या होने लग गया, इंक्रीज। लोगों का जो नॉर्मल फूड भी था, जो स्टेपल डाइट भी थी, उसके भी प्राइस में क्या होने लग गई, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। और वेजेस थी वो फिक्स थी, लाइक जो लेबरर्स थे उनकी जो वेजेस थी वो फिक्स थी। अब वेजेस उनके फिक्स, लेकिन जो फूड ग्रेन्स था उनका प्राइस क्या हो गया, हाई हो गया। तो इससे उनके लिए क्या हो गई, प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई। और क्या हुआ, कई बार क्या आने शुरू हो गए, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया, या ओले आने स्टार्ट हो गए, हेल्स आने स्टार्ट हो गए। तो जिसके कारण क्या हुआ, जो हार्वेस्ट हुआ मतलब जो फसलों की कटाई हुई वो भी क्या होने लग गई, कम होने लग गई। तो इससे क्या हुआ, पूरी फ्रांस में ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर लोगों की रहने की जो सिचुएशन थी, कंडीशंस थी, वो भी खतरे में आने स्टार्ट हो गई। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सबसिस्टेंस क्राइसिस। Now let's move on to the next topic and the topic name is a growing middle class, emphasis and end to the privilege। कि जो privilege सिस्टम चल रहा था, जो फर्स्ट स्टेट या सेकेंड स्टेट को जो privileges given थे by birth, उसका एंड हुआ और एक थर्ड क्लास सॉरी जो मिडिल क्लास थी वो एम्फेसाइज होना स्टार्ट हुई। तो इसमें क्या हुआ कि एक सेक्शन था थर्ड क्लास का जो क्या हो गया, प्रॉस्परस हो गया, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। और उन्होंने क्या लिया, बाय वे ऑफ एजुकेशन, बाय द वे ऑफ देयर न्यू आइडियाज, वो क्या हो गए, प्रॉस्परस हो गए। अब कौन से लोग थे, कौन सा सेक्शन था थर्ड क्लास का, वो थे मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, लॉयर्स और मैन्युफैक्चरर्स। अब इन लोगों ने ये लोग कैसे प्रॉस्परस हुए, तो ये लोग कैसे प्रॉस्परस हुए, बाय ओवरसीज ट्रेड, सी के थ्रू ट्रेड करके, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स को मैन्युफैक्चर करके, उनका प्रोडक्शन करके ये लोग क्या हो गए, प्रॉस्परस हो गए। और दे गॉट अ वॉइस टू अपोज,
बाय बर्थ। कि जैसा कि पहले ये दिखाया गया था कि जो फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट था, मींस क्लर्जी और जो नॉर्मल पीपल थे, उनको कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते थे, कुछ राइट्स दिए जाते थे बाय बर्थ। लेकिन जब ये थर्ड सेक्शन एजुकेट हुआ, प्रॉस्परस हुआ, तो इन्होंने ये बिलीव किया, ऐसा मानने लग गए कि कोई भी ग्रुप को प्रिविलेज नहीं दिए जाएंगे बाय बर्थ। इवन दे डिमांडेड अ सोसाइटी, उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी की डिमांड की दैट वाज बेस्ड ऑन द फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज, कि जहां पर सारे लोगों को फ्रीडम मिले, सारों के लिए इक्वल लॉज हो एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो। अब ये लोग किससे इंस्पायर हुए? इंस्पायर किससे हुए? फिलोसफर्स से। फिलोसफर्स वो होते तो वो भी पर्सन्स हैं, लेकिन वो ऐसे पर्सन्स होते हैं जो किसी चीज को एक अलग नजरिए से देखते हैं, जो किसी चीज के बारे में न्यू आइडियाज रखते हैं। हम जैसे भी फिलोसफर्स बन सकते हैं। तो फिलोसफर्स का क्या रोल था एक नई सोसाइटी को एम्फसाइज करने में और एक प्रिविलेज का एंड करने में? सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रोल ऑफ फिलोसफर। कि अब फिलोसफर्स का क्या रोल था? फिलोसफर्स क्या करते थे? दे गेव वेरियस आइडियाज, वो बहुत अलग अलग आइडियाज देते थे रिगार्डिंग इक्वालिटी एंड फ्रीडम, कि सबको इक्वालिटी मिले और सबको फ्रीडम मिले। सो इन आवर चैप्टर देयर आर 3 फिलोसफर्स जिन्होंने अपने अपने क्या दिए? आइडियाज दिए। वो कौन कौन से थे? जॉन लॉक, जीन जैक्विस रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू। तो जॉन लॉक जो थे, उन्होंने अपनी बुक में क्या मेंशन किया? उनकी बुक का क्या नेम था? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। वी आर रीडिंग अगेन, जॉन लॉक की जो बुक थी दैट इज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब इन्होंने अपनी बुक में क्या कहा? रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। मोनार्क मतलब उस टाइम पर जो राजा था वहां पर मोनार्की सिस्टम था। तो वो क्या कहते थे कि रिफ्यूज मतलब उसके खिलाफ थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मोनार्क को जो एज अ डिवाइन माना जाता था, एज अ गॉड माना जाता था, और जो उसका राइट था हर चीज के ऊपर, उसको क्या कर दे? रिफ्यूज कर दे। तो जॉन लॉक उसके क्या थे? खिलाफ थे कि राजा को भगवान ना माने और राजा की ही ना चले, मतलब मोनार्की सिस्टम वहां पर ना हो। सेकेंड इज जीन जैक्विस रूसो। जीन जैक्विस रूसो ने अपनी बुक में, जिनकी बुक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने क्या डिमांड की? इक्वल वोटिंग की, कि सारे लोग इक्वल वोट करें और वहां पर कौन सी गवर्नमेंट हो? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मींस जहां पर रूलर्स अपने जो लीडर है उसको क्या करें? इलेक्ट करें, मींस बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये किसने कहा? जीन जैक्विस रूसो ने अपनी कौन सी बुक में? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। उसके बाद जो थर्ड फिलोसफर थे वो इज मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने अपनी बुक में क्या कहा? उनकी बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। उन्होंने कहा कि जो पावर है वो डिवाइड हो जाए इनटू 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये 3 फिलोसफर्स थे जिन्होंने अपने अपने आइडियाज दिए कि जो एक कंट्री है उसमें क्या क्या रूल्स होने चाहिए, क्या खत्म होना चाहिए और क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब जो भी ये आइडियाज थे, ये कहाँ इन आइडियाज को इनलाइटन कहाँ पर किया गया? पब्लिक प्लेसेस में। अगर लोग कहीं पर भी जा रहे थे लाइक सलून्स में या और सिनेमा हॉल्स में, तो वहां पर ये आइडियाज को चलाया जाता था, लोगों को अवेयर किया जाता था कि ताकि लोग इसके खिलाफ, लोग जो किंग है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। अब लुई 16 था, उसने क्या किया आगे कि उसने किया कि जब क्योंकि उसके पास एम्प्टी ट्रेजर था तो उसने क्या किया? टैक्स को बढ़ाने के लिए कोशिश की। अब टैक्स बढ़ाने के लिए कहा उसने, लेकिन जो मिडिल क्लास थी वो अब अवेयर हो चुकी थी, वो अब उनके खिलाफ, मतलब उनके खिलाफ अब आवाज उठा सकती थी। सो इन फिलोसफर्स के थ्रू हम जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो एक नेक्स्ट स्टेप में पहुंचा। सो इन फिलोसफर्स के थ्रू जो मिडिल क्लास थी उन्होंने आवाज उठाने स्टार्ट की, दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रिविलेज, और वहां पर क्या हुआ? देयर वाज द एंड ऑफ प्रिविलेज। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। फिर हमने क्या डिस्कस किया? अबाउट द फ्रेंच सोसाइटी, कितने टाइप के स्टेट्स थे, कौन कौन से टैक्सेस थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि व्हाट वर द रीजंस ऑफ द एम्प्टी ट्रेजरी,
हमने बात की सबसिस्टेंस क्राइसिस की, एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द ग्रोइंग मिडिल क्लास, एम्फेसिस एंड एंड टू द प्रिविलेज। और उसके बाद हमने रोल ऑफ फिलोसफर, जिसमें हमने जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू के बारे में डिस्कस किया। आई होप यू ऑल हैव क्लियर दिस टॉपिक। You will read the chapter from the book and find out the questions from exercise and will write